Hello everybody, welcome back to my channel IAS Commando. In this video, we will see strategy for UPSC 2025. Alright, now see why I am telling you this strategy. It is because I have myself been through this examination many times and I have cleared many phases. Alright, I have cleared many phases. So because of that, I am telling you about how to proceed. Now let's see कि क्या किया जा सकता है UPSC 2025 के लिए. अब देखिए अगर यूपीएससी 2025 की बात करें तो अगर फेब 2024 जो कि अभी आया ही है से लेकर के मई 2025 तक का हम टाइम देखें तो हमारे पास 14 मंथ्स है प्रिपरेशन के लिए अगर हम फेब और मई को एक्सक्लूड कर देते हैं. अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो ये स्ट्रैटेजी देख रहे हैं और अभी तैयारी चालू करना चाहते हैं तो अगर आपने फेब से ये अपना फ्लो बना लिया तो देन यू हैव 15 मंथ्स. ओके, बट मैं बेसिकली कह रही हूँ कि यहाँ पे 14 मंथ्स है तो टाइम मेरे पास इतना है. ठीक है, और टास्क मेरा कितना है पहले तो ये जान लिया जाए तब तो कोई स्ट्रैटेजी की बात करी जा सकती है. तो टाइम मेरे पास 14 मंथ्स का है और टास्क मेरे पास क्या है, मुझे सारा कंटेंट पढ़ना है. एवरीथिंग विच इज़ नेसेसरी फॉर क्लियरिंग द यूपीएससी वो मुझे रीड करना है. उसके बाद प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए मुझे कंटेंट डेवलप करना है. दूसरा टास्क जो है मेरा वो ये है कि मुझे एमसीक्यू सॉल्व करने का स्किल डेवलप करना है. और तीसरा टास्क जो है मेरा वो ये है कि मुझे आंसर राइटिंग का आर्ट डेवलप करना है. एमसीक्यू सॉल्विंग को मैं देखिए स्किल कहूंगी बिकॉज एनी बडी who will do a lot of MCQs will develop the skill of accuracy and how to do paper in the examination. But art of answer writing is that कि जो आंसर राइटिंग है वो कुछ लोगों के पास इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है एंड दे विल बी एबल टू डू इट बेटर बट विथ प्रैक्टिस वी कैन ऑल्सो give a tough competition to them. So that is why I am calling this thing a art. All right, that is why I am calling this thing a art. तो ये है जो बेसिक्स है. मेरा टाइम है 14 मंथ्स का. मेरा जो टास्क है वो कंटेंट डेवलप करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, एमसीक्यूज की सॉल्व करने की स्किल डेवलप करना है और आंसर राइटिंग का आर्ट डेवलप करना है. तो लेट्स बिगिन एंड सी हाउ वी कैन डू ऑल ऑफ दिस. ओके, बिकॉज दिस इज व्हाट इज स्ट्रैटेजी ऑल अबाउट. तो देखिए अगर हम यूपीएससी के बारे में बात करें तो इसमें दो टाइप का कंटेंट आपको डेवलप करना रहता है. एक कंटेंट वो होता है जिसका आपको ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पता होना चाहिए. ओके, जैसे आपने पॉलिटी पढ़ रहे हैं यू शुड बी एबल टू लाइक डू क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी जो बहुत ही इन डेप्थ होते हैं. आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत ही क्लियरली क्रिस्पली एक्यूरेसी के साथ प्रिसाइसनेस के साथ पता होना चाहिए. ठीक है, इकोनॉमी भी लगभग वैसा ही है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट है. इस पे आपको इस कंटेंट के बेसिक्स पे आपको काफ़ी मेहनत करनी चाहिए. इसके कंटेंट के बेसिक्स की जो बहुत ही फाइन नेचर है वो भी आपको पता होना चाहिए. देखिए एक ये चीज है. अब देखिए मैं दूसरा टाइप का कंटेंट बोल रही हूँ कि उसके बारे में अगर आपको आइडिया भी हो तो चलेगा. जैसे कि अगर आपने थोड़ा सा भी फिलोसफिकल या इस तरीके से सोचने की स्किल डेवलप कर ली, ऑब्वियसली ये स्किल नॉलेज के बेस पे ही डेवलप होगी. तो अगर आपने इस तरीके की नॉलेज डेवलप कर ली, थोड़ी बहुत भी डेवलप कर ली, यू डोंट नीड टू नो अबाउट ईच एंड एवरी आर्ग्यूमेंट, लेकिन आपको बेसिक कीवर्ड्स पता हो कुछ टाइप की फिलोसफीज के, तो देन क्या है कि अगर बहुत ही ज़्यादा कोई फिलोसफिकल एस्से आ जाता है या अगर मेंस में ऐसी कुछ चीज़ आ जाती है जिनको अगर आपको ऊपरी ऊपरी तौर पे भी नॉलेज हो तो भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो वो आइडिया होना चाहिए उन टॉपिक्स के बारे में. और ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए जो भी सिलेबस में दिया हुआ है उस हिसाब से. तो याद रखिए कि दो टाइप के कंटेंट्स आपको जनरेट करने हैं. चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन का कि ये कंटेंट को कैसे डेवलप किया जाए. ऑलराइट, तो देखिए क्या है कि हम अगर 14-15 मंथ की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो तब तो इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी की ही बात करेंगे जिसमें हमारा प्रीलिम्स एंड मेंस की प्रिपरेशन होती रहे. तो देखिए जब भी आप कोई बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं तो जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो रही है उसी प्रिपरेशन में ही आपके मेंस के भी काफ़ी सारे टॉपिक कवर्ड हो जा रहे हैं.
तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन में। आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में चीज़ों की बारीकियां जानते हैं, ओके, कि कितने फाइन कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं। जब आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे रहते हैं तो आप यही कॉन्सेप्ट्स के इंटरप्रिटेशंस, उनके प्रोज एंड कॉन्स, उनकी बेसिक डेफिनेशंस, उस पे आप जब सोचते हैं, व्हेन यू थिंक अबाउट दिस एंड यू राइट अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तो देन आपके वो मेंस के कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं। कई बार मेंस में भी स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे ज्योग्राफी में इट्स नॉट मोर अबाउट थिंकिंग, इट्स अबाउट हाउ यू रिप्रेजेंट योर आंसर। बिकॉज यू, अगर आप प्रिलिम्स करके क्लियर करके मेंस में पहुंचे हैं, तो डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट्स आते होंगे, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके बारे में है मेंस। ऑल्सो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेंस में है और प्रीलिम्स में बिल्कुल भी नहीं है। सो मेंस का जो सिलेबस है दैट इज मोर वास्ट देन प्रीलिम्स। बट देखिए, प्रीलिम्स इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। तो हम प्रीलिम्स को एक सिलेबस में नहीं बांध सकते, ओके, बिकॉज जिस टाइप का यूपीएससी का पैटर्न है, उसको सिलेबस कहना विल बी अ लिटिल अंडरस्टेटमेंट, ओके। सिलेबस इज लाइक समथिंग इज गिवन टू यू और उसी से चीजें ट्विस्ट करके आ जाती है। बट really sometimes in UPSC I feel things are out of syllabus as well, okay। तो मैं प्रीलिम्स के लिए तो सिलेबस कह करके उसकी तौहीन नहीं करूंगी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को। तो चलिए, ये बातें हो गई, आगे बढ़ा जाए, ओके। अब देखिए, अगर आप प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप इकोनॉमी से प्रिपरेशन चालू करिए, ओके। वाई? बिकॉज देखिए, आपको करंट अफेयर्स भी डेवलप करने हैं, और करंट अफेयर्स जब आप डेवलप करना चाहते हैं ना, तो क्या होता है कि इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती रहती हैं। एंड देन क्या होता है, जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होते, तो इवन इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, देन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, यू आर नॉट एबल टू इंटरनलाइज व्हाट यू आर रीडिंग, ओके। देखिए, जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम उसको समझ के लिए पढ़ते हैं। मैंने दो तरीके के आपको कंटेंट बताया ना, कि एक की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और एक चीजें होती हैं जो आपको बारीकी से पता होनी चाहिए। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ही हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वो वैसा कंटेंट है। आपको उसमें एक ईच एंड एवरी चीज के लिए वरी करने की जरूरत नहीं है, ऑलराइट। ये वाली चीज। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कहा कि आप इकोनॉमी को पहले करिए, बट मोस्ट ऑफ द कोचिंग सेंटर, अगर आप एक फुल टाइम कोचिंग में एनरोल कर रहे हो, तो दे विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम इकोनॉमी, दे विल स्टार्ट फ्रॉम लेट्स से पॉलिटी एंड ऑल। बट यू वांट टू रीड न्यूज़पेपर, so you should be able to understand the basics of economy। fiscal deficit, GDP क्या है, डेप्ट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, कई तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मार्केट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज इन सब चीज़ों से रेगुलरली यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑल राइट। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप इकोनॉमिक्स करिए। दूसरा रीज़न मेरा क्या है आपको इकोनॉमिक्स पहले करवाने का, देखिए, इकोनॉमी अगर आप देखें बाकी के कंपैरिजन में, इकोनॉमी इज अ टफर टास्क टू डू, ओके। एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी व्हेन यू आर स्टार्टिंग एट द इनिशियल फेज ऑफ योर प्रिपरेशन। तो जब आपकी इनिशियल फेज में यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, तो आई विल से दैट use that energy to do this tougher task, okay, टफर टास्क, ओके। अब देखिए क्या है कि आप, कि मैंने एनर्जी इसमें यूज करा दी, बट देखिए, भले ही आपकी आगे जाकर के एनर्जी अगर थोड़ी लो भी हो जाती है, बट नाउ आपने टफ टास्क करके ऑलरेडी ही अपनी स्किल बढ़ा ली है। तो अब जो आगे टास्क आने वाले हैं वो क्योंकि थोड़े इजी हैं और आपकी स्किल थोड़ी हाई है, तो इवन इफ यू आर लो इन एनर्जी, ठीक है ना, then also you will sail quite smoothly here, okay। Then also you will sail quite smoothly here, why? Because you have increased your skill of reading, of understanding tougher concepts, of you have developed the skill of letting your brain to accept more and more knowledge and more things, all right। तो ये चीज आपने कर ली है अगर आपने इकोनॉमी पहले चालू कर लिया है। तो दिस वुड बी माई सजेशन फॉर यू। थोड़ा डिफरेंट है बाकी स्ट्रैटेजीज से, बट स्टिल आई विल रिकमेंड यू टू डू दिस थिंग, ओके। देन देखिए, किसी को अगर पॉलिटी इकोनॉमी बहुत ही टफ लगती है, तो देन डेफिनेटली आप पॉलिटी से चालू करिए, ओके।
कि अब देखिए ऐसा भी नहीं है कि इतना ही टफ टास्क आ जाए शुरू में कि इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट एट द बिगिनिंग देन स्टार्ट विद पॉलिटी, बिकॉज देन पॉलिटी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका काफी रेलेवेंस है। एक्चुअली इंडिया का जो पूरा ही लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है उसका जो ओरिजिन है वो पॉलिटी ही से ही होता है। तो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, बाकी चीजें बहुत सेंस बनाने लगेंगी धीरे धीरे करके। तो एक्चुअली ये दो सब्जेक्ट्स प्रायोरिटी में होना चाहिए। एंड देखिए इनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी है। लाइक अगर आपने पॉलिटी और इकोनॉमी कंप्लीट कर लिया है तो एटलीस्ट आपको 9 to 10% तो क्वेश्चन प्रीलिम्स में उनके टॉपिक्स तो एटलीस्ट पता होंगे। ओके, आप सॉल्व कर पाए नहीं कर पाए वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट उनके टॉपिक्स तो आपको पता होंगे। ऑलराइट, सो ये चीज है। अब देखिए हमने इकोनॉमी और पॉलिटी के बारे में देख लिया है, टाइम कितना लगेगा इनको कवर करने में दैट वी विल सी। ठीक है, अब देखिए मेंस के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आपको कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है। ठीक है ना, मेंस के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है। यू शुड बी एबल टू थिंक अबाउट इश्यूज, है ना। अब देखिए जब आप ये पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी एंड इकोनॉमी को भी आप दो तरीके से पढ़ते हैं। ओके, देखिए क्या है, लेट्स से आपने पढ़ा इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम, है ना। तो देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम की क्या स्पेशलिटीज हैं, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों है, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम इज वर्किंग वेल, सो व्हाई इट इज वर्किंग वेल, what are the pros and cons of parliamentary system, what can be do to improve the parliamentary system। जब आप ये सारी चीजें पढ़ते हैं तो you are preparing for mains। but when you are studying about Indian parliament कि हम किसको इंडियन पार्लियामेंट कहते हैं, how do people get elected into Lok Sabha and Rajya Sabha, what are the powers of Lok Sabha and Rajya Sabha। all right, तो ये आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मटेरियल तो आप सेम ही रीड कर रहे हैं, प्रिपरेशन आप दो स्टेजेस की कर रहे हैं। ओके, सो बी वेरी लाइक clear with this thing that whenever you are reading anything for prelims you are reading that for mains as well। okay, तो ये वाली चीज है। now let's move forward। देखिए इकोनॉमी करना है तो करना कैसे है, तो इकोनॉमी देखिए आप चालू कर सकते हैं एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स से। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है एनसीईआरटी वो रिक्वायर्ड नहीं है। एंड अगर उसमें से कोई कॉन्सेप्ट आ भी जाता है तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उतना नहीं है, आपको ज्यादातर चीजें उसमें नहीं पढ़नी है, बिकॉज दोज आर लिटिल टेक्निकल इन नेचर एंड वो पूछी जाए इसकी थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है। ऑल राइट, बुक्स देखिए जो भी हैं इकोनॉमी के लिए वो रमेश सिंह है, इट इज एन एज ओल्ड बुक एंड इट वाज अ गुड बुक, क्योंकि हमारे समय में ये दो बुक्स उतनी नहीं आया करती थी। ऑल राइट, जब ये दो बुक्स उतनी नहीं आया करती थी तो हम रमेश सिंह पे ही डिपेंडेंट थे एंड इट बिल्ड अवर कॉन्सेप्ट वेरी वेल। ओके, इट बिल्ड अवर कॉन्सेप्ट वेरी वेल। तो आप रमेश सिंह भी रेफर कर सकते हैं, बट डेफिनेटली नितिन सिंघानिया है, मृणाल है, स्पेशली मृणाल सर का जो मटेरियल है वो ज्यादा अपडेटेड और क्रिस्प रहता है। लेकिन तीनों ही बुक्स अच्छी हैं, है ना। आई हैव गॉन थ्रू ईच ऑफ दीज बुक्स एंड आई फाइंड कि बुक्स तीनों ही अच्छी हैं, बट आई विल पिक जस्ट वन बुक, ओनली वन बुक। व्हाई? बिकॉज always follow a principle in UPSC that you will just read one book for one subject or topic। तो अगर आप किसी भी टॉपिक के लिए कोई बुक पढ़ रहे हैं तो वो एक ही बुक पढ़िए, जस्ट वन बुक फॉर वन सब्जेक्ट। अगर ऐसी अवेलेबिलिटी है कि आपकी पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ के अगर पूरी हो जाती है तो जस्ट स्टिक टू लक्ष्मीकांत। ओके, जस्ट स्टिक टू लक्ष्मीकांत। और अगर आपका कोई भी टॉपिक है लेट से लक्ष्मीकांत में नहीं दिया है तो आपने जिस भी सोर्स से पढ़ा है तो उसी सोर्स को स्टिक करिए और उसके मल्टीपल रिविजन्स करिए। आप जो भी पढ़े यूपीएससी की प्रेपरेशन में याद रखिए कि उसका रिवीजन करने जरूर जाए। एटलीस्ट अगर आपने 2 से 3 बार रिवीजन अगर उस चीज का नहीं किया तो आप अपना फर्स्ट टाइम का एफर्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है किसी भी चीज को समझने के लिए, उसको वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो रिवीजन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि 2 से 3 बार रिवाइज करने से आप उस नॉलेज को प्रीलिम्स या मेंस में यूज कर पाएंगे। ओके, तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। सो आई एम सेइंग कि ये कार्डिनल प्रिंसिपल है कि आप जो भी टॉपिक पढ़िए तो उसे एक बुक से ही पढ़िए, रिवीजन उसके मल्टीपल रखिए। ओके, तो ये कार्डिनल प्रिंसिपल को फॉलो करिए। अब देखिए इसी उसमें मैं बोलती हूँ कि जो पॉलिटी है उसके लिए आप लक्ष्मीकांत
पढ़ो उतनी सफिशियंट होगी। प्लीज डोंट गो फॉर रीडिंग अदर बुक्स। करंट अफेयर्स में अगर कोई भी अमेंडमेंट आए तो डेफिनेटली वो तो पढ़ना ही होगा, अदरवाइज लक्ष्मीकांत इज फेयरली गुड बुक। वो आपको सारे चीजें सॉल्व करा देंगी। ओके, अब लेकिन देखिए लक्ष्मीकांत या कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि वी हैव टू गिव मल्टीपल रीडिंग्स टू दिस बुक। ओके, मल्टीपल रीडिंग्स और रिवीजन बहुत ही जरूरी है। आप पॉलिटी का जितने ज्यादा से ज्यादा इसका रिवीजन कर पाए तो आप करिए। ऑल राइट, तो इसके लिए तो पॉलिटी के लिए बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, यू कैन रिलाई ऑन लक्ष्मीकांत एंड अपडेट योर करंट अफेयर्स। फाइन। अब देखिए नेक्स्ट उस पे हम जाते हैं, एनवायरनमेंट। जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए इकोनॉमिक्स है, जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए पॉलिटी है, उतना ही इम्पोर्टेंट देखिए एनवायरनमेंट भी है। सी देखिए मेंस में भले ही कम क्वेश्चन आए एनवायरनमेंट से, बट प्रीलिम्स में काफी क्वेश्चंस आते हैं एनवायरनमेंट से। एंड देखिए एनवायरनमेंट में दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पीएमएफ आईएएस या शंकर आईएएस की बुक में मिल जाएगा। अब देखिए अगेन वो कार्डिनल प्रिंसिपल फॉलो करिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पीएमएफ आईएएस और दिस इज अ बिग और ओके, इन दोनों में से किसी एक बुक को फॉलो करिए, बहुत अच्छे से फॉलो करिए, मल्टीपल रिवीजन मल्टीपल रीडिंग्स दीजिए, ठीक है ना। एंड इक्वली फोकस करिए करंट अफेयर्स पे भी, और जो भी बुक आप रीड कर रहे हैं, आई जस्ट रोट हियर शंकर, it is PMFIS or any book you are reading, okay, any book. See, I will point out questions कि आपको क्वेश्चन शंकर आईएएस में मिल जाएंगे जो लास्ट ईयर यूपीएससी ने पूछे हुए थे। ओके, सो आई कैन डू दैट फॉर यू। तो बिल्कुल भी मत घबराइए कि ये बुक में ये नहीं मिलता या वो बुक में वो नहीं मिलता। सारी बुक में सारी चीजें दी हुई हैं। यू जस्ट हैव टू बी विजिलेंट इनफ, यू जस्ट हैव टू बी अटेंटिव इनफ, फोकस्ड इनफ टू नो कि ये चीजें इस कॉन्सेप्ट बुक्स में दिए हुए हैं। एंड व्हेन यू हैव सच अमाउंट ऑफ फोकस ना, तो देन आप प्रीलिम्स में ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चंस कर पाएंगे। ऑल राइट, सो दिस इज माय रिकमेंडेशन फॉर एनवायरनमेंट। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए हिस्ट्री के लिए आपके तीन पार्ट्स है, एक एंशिएंट है, एक मिडीवियल है, मॉडर्न है। पहले देखिए मिडीवियल इंडिया से क्वेश्चन नहीं आते थे, मिडाइवल इंडिया से क्वेश्चन नहीं आते थे। नाउ दिस इज ऑल्सो अ सब्सटैंशियल पार्ट इन प्रीलिम्स। ओके, उसके बाद देखिए मॉडर्न इंडिया से पहले ज्यादा क्वेश्चन आते थे, नाउ वी सी मिडीवियल एंड एंशिएंट दे आर मोर प्रोमिनेंट। अब देखिए मॉडर्न इंडिया आप स्पेक्ट्रम से पढ़ लीजिए, दैट विल बी इनफ। देखिए अगर इससे क्वेश्चन आ गया, इससे कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया, आपको बन गया, देन वेल एंड गुड। नहीं बना तो देन उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी नहीं होगा वो क्वेश्चन कलेक्ट करके लाने का। ओके, तो देन there will be some other question in the paper, or that question will be that tough that most of the aspirant will not be able to do it. It does not make any sense कि आप मल्टीपल बुक्स की रीडिंग करिए जब दो ही तीन क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से मॉडर्न इंडिया की। तो स्पेक्ट्रम पे फोकस करिए, मल्टीपल रीडिंग्स दे दीजिएगा इसकी भी। ओके, तो आप दो तीन बार जब स्पेक्ट्रम के मल्टीपल रीडिंग देंगे तो इन दैट अमाउंट ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या टॉपिक्स है, क्या क्रोनोलॉजी है, और क्या इंफॉर्मेशन हमको रिमेम्बर करनी है। ऑल राइट, तो ये वाली चीज है। एंड देन देखिए मिडीवियल के लिए आप लूसेंट फॉलो कर सकते हैं, आप पूनम दलाल दहिया मैडम की बुक फॉलो कर सकते हैं। एंशिएंट और मिडीवियल के लिए आप ये दो बुक्स फॉलो कर सकते हैं, यू विल बी एबल टू डू इट। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ऑल राइट, बिपिन चंद्रा एंड क्लासी टू पार्टीशंस आई विल से नो टू रीड देम। व्हाई? बिकॉज अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट नहीं है, ओके, तो आई डोंट थिंक कि आपको इन दोनों बुक से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बिकॉज अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए ना जा करके, तो ये जो स्पेक्ट्रम बुक है, ये बिपिन चंद्रा और क्लासी टू पार्टीशन में अगर कुछ मेंस से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ना, तो अब उसका भी एलैबोरेशन करती है। सो दिस बुक हैज बीन रिटन वेरी वेल। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए उसके एग्जाम का जो प्रोसेस है उसको सिंपल बनाने के लिए, तो प्लीज फॉलो स्पेक्ट्रम। ओके, सो दिस इज अबाउट हिस्ट्री। एंड देन देखिए आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया जी की बुक आती है। वैसे तो कई सारे सोर्सेज है, आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं, देयर इज एनआईओएस का मटेरियल भी, एंड देयर आर मेनी मेनी मटेरियल्स फॉर आर्ट एंड कल्चर। बट दिस नितिन सिंघानिया बुक इज अ वेरी कंपाइल्ड बुक, बहुत ही वॉल्यूमिनस बुक है, आप सिलेक्टिवली इसको पढ़ सकते हैं। देखिए वाई आई विल टेल यू टू स्टडी आर्ट एंड कल्चर।
अर्लियर यूपीएससी के पेपर में आर्ट एंड कल्चर का कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उतना नहीं माना जाता था, और बोलते थे कि बिकॉज उतना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं है तो यू कैन लीव इट। ठीक है, मैं बोलूंगी कि प्लीज गिव 1 or 2 रीडिंग्स टू आर्ट एंड कल्चर के जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, स्टेट वाइज एटलीस्ट, ताकि क्या है ना कि यू विल बी एबल टू लाइक डू क्वेश्चंस अगर वो बहुत ही सिंपल आ गए। ओके, बिकॉज अगर आप नहीं कर रहे हैं सिंपल क्वेश्चन को, एंड अल्टीमेटली इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और आपको नहीं बने वो क्वेश्चन, तो देन इट कैन बी डेट्रीमेंटल टू योर सिलेक्शन। ओके, सो डू प्रिपेयर आर्ट एंड कल्चर। वैसे थोड़ा कम आने लगा है बिकॉज यूपीएससी को अदर एरियाज मिल गए हैं जहां से वो बहुत ही टफ क्वेश्चंस उठा सकते हैं, बट देन अगर कभी भी आर्ट एंड कल्चर पे फोकस वापस आता है तो यू शुड बी एबल टू डू इट, और वो कभी भी हो सकता है। दिस कैन बी 2025 का एग्जाम, 2024 का एग्जाम, और 2026 का एग्जाम। एंड आई विल टेल यू, प्लीज इस बात में बुरा मत फील करिएगा कि 2024 से लेकर के 2026 के बीच में एटलीस्ट पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपको एग्जाम मल्टीपल टाइम्स देना पड़े। ओके, सो बी वेरी प्रिपेयर्ड कि कहीं भी आप फॉल्टर ना करें, आपकी जो जर्नी है वो प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। ऑलराइट, ना देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है या मेंस में भी पूछा जाएगा, वो मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। ओके, अब देखिए क्या होता है कि करंट अफेयर्स बेस्ड तो होता है लेकिन स्टैटिक भी है एक इंटरनेशनल रिलेशन का। वो कहाँ से पूछा जाता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में कुछ मेजर इवेंट्स और ट्रीटीज हुए थे, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आई थिंक 2019 या 2018 में से किसी ईयर में एक क्वेश्चन आया था विच वॉज आस्किंग अबाउट कि इंडिया की जो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस हुई थी, 123 एग्रीमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो इंडिया के जो नेगोशिएशंस हुए थे जब इंडिया को न्यूक्लियर एम्बार्गो से बाहर निकाला गया था, ओके, तो तब क्या एग्रीमेंट्स हुए थे उनके बारे में पूछा गया था। सो नाउ देखिए, स्टैटिक का पार्ट आप इंटरनेशनल रिलेशन में इसको स्टैटिक का पार्ट बता सकते हैं, एटलीस्ट उसकी थोड़ी सी तो आपको आइडिया या कॉन्टेक्चुअल हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ओके, सो दिस विल मेक योर स्ट्रैटेजी फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स। अब देखिए, इंटरनेशनल अफेयर्स में आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, आप करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ सकते हैं। सो दिस विल बी योर स्ट्रैटेजी फॉर आईआर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखिए, ऑप्शनल भी तो हमें पढ़ना है, तो बेस्ट टाइम क्या है ऑप्शनल को स्टार्ट करने का? सो आई विल से चूज वाइजली। आप क्या कर सकते हैं, डेली 1 to 2 आवर्स इस बात को सोचने में लगाइए, है ना, ट्राई टू सर्च अबाउट थिंग्स ऑप्शनल को लेकर के कि आप क्या ऑप्शनल चूज करना चाहते हैं, उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखिए, अवेलेबिलिटी कितनी है, गाइडेंस की अवेलेबिलिटी कितनी है, इस बात पे ध्यान दीजिए। ओके, एंड जीएस के साथ उसका ओवरलैप कितना कर रहा है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं वाइल ऑप्शनल को चूज करने के लिए। एंड द बिगेस्ट फैक्टर इज योर इंटरेस्ट इन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। इफ यू लाइक टू रीड योर ऑप्शनल, यू विल बी एबल टू डू इट फॉर अ लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, सो बी वेरी क्लियर विद दिस थिंग कि इट शुड बी बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, availability of guidance, and whether it is overlapping with GS or not. Obviously, जो IITians हैं और NITians और really smart people, so they can definitely go for their science optional. So obviously these factors are then not applicable for that. Okay, but then you can look at these factors. अब देखिए, आप क्या करिए कि विद इन 2 months ऑफ स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फॉर द अटेम्प्ट फॉर 2025, आप अपना ऑप्शनल पढ़ना चालू कर दीजिए। सो आइदर यू विल बी टेकिंग सम क्लासेस रिलेटेड टू योर ऑप्शनल, तो वो डेली आप 1.5 से 2 आवर्स दे सकते हैं उन क्लासेस को, एंड देन 1.5 से 2 आवर्स आप खुद दीजिए अपने ऑप्शनल के लिए, ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं ऑप्शनल के उनको आप इंटरनलाइज कर लीजिए अच्छे से। देखिए, अगर क्या है ना, ऑप्शनल आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से अलग होगा, सो देन टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट यू विल डेफिनेटली नीड सम टाइम। ओके, तो जब आपको कुछ टाइम लगेगा उसको इंटरनलाइज करने में, देखिए जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी तो बहुत अच्छे आंसर्स लिख पाना मुश्किल है। ऑल राइट, इसीलिए
ऑप्शनल पहले पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग को इंटरनलाइज करिए, बिकॉज सी जब भी आप कोई बुक रीड करते हैं या आप कोई भी मटेरियल पढ़ते हैं तो वो वहीं ख़त्म नहीं हो जाता, इट रिमेन्स इन योर माइंड एंड योर माइंड प्रोसेसेस दैट। आप सोचेंगे उसके बारे में, वो कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं कि यू विल प्रोसेस इट, यू विल अंडरस्टैंड इट। जब आप कुछ करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे या अपनी रियल लाइफ में कुछ देखेंगे तो उन ऑप्शनल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, बेसिकली ह्यूमैनिटीज के ऑप्शनल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप चीज़ों को रिलेट करना चालू करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग और एनहांस होगी। इसीलिए आई एम नॉट सेइंग कि 2 महीने में रट के ऑप्शनल को दे दीजिए, ओके। गिव 2 months ऑफ टाइम शुरू में एंड देन स्टार्ट योर सीरियस प्रिपरेशन ऑफ योर ऑप्शनल। और उसके बाद ये जो ऑप्शनल है जब आपका प्रिपेयर हो जाएगा तो देन यू कैन गो फॉर आंसर राइटिंग एंड उसमें आपने और आर्ट डेवलप करना है। सो दिस इज योर स्ट्रैटेजी फॉर ऑप्शनल, ओके। ना देखिए, जब भी आपका कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, लेट्स से आपने इकोनॉमी लिया, उसको 2 मंथ में आपने खत्म कर लिया, ओके। तो क्या करिए कि उसके एमसीक्यूज करना चालू कर दीजिए। जब आप क्विजिंग करेंगे अपनी, तो उससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स में जो गैप्स हैं वो आपको पता चलेंगे। जब कॉन्सेप्ट के गैप्स आपको पता चलेंगे तो क्या उससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। वाई? बिकॉज कि now this is the only thing which decides the selection and the rejection, okay, because see everyone who is preparing for UPSC वो रीड कर सकते हैं, दे नो अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, बट कॉन्सेप्ट्स की जो फाइन चीजें हैं उनके बारे में किसको पता है? वो उसे पता है जिसने या तो बहुत ही फोकस से पढ़ा होगा या क्विजिंग के प्रोसेस से अपनी मिस्टेक्स को जान लिया होगा। All right, so this is what you have to do when you have completed a subject, okay। If you have completed a section of your optional, start answer writing। देखिए पूरे के लिए वेट मत करिए। अगर जैसे मोस्टली ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी में एक टाइप से दिया होता है कि देर इज पेपर 1 एंड पेपर 2, ओके, एंड देन देर इज सेक्शन 1 एंड then there is section 2, which is basically called section A and B. So there will be section A and B in both the papers. ओके अब दोनों ही पेपर में सेक्शन ए और सेक्शन बी है। सो आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन ए को खत्म करिए, उसकी आंसर राइटिंग करिए, देन गो फॉर सेक्शन बी, उसकी आंसर राइटिंग करिए, ओके, एंड देन गो फॉर सेक्शन ए एंड बी ऑफ पेपर 2 एंड देन उसकी आंसर राइटिंग करिए, ओके। सो देखिए क्या है कि आंसर राइटिंग करने में इनर्शिया बहुत ज्यादा होता है, ओके। तो अगर क्या है कि एट द बिगिनिंग जब आप कोई भी आंसर लिखना चालू करेंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू विल feel the constant urge to not write, okay, but you have to overcome this inertia in answer writing, all right। तो ये inertia को overcome करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने टास्क को छोटे छोटे रखेंगे। सो जब हमारे टास्क बहुत ही छोटे छोटे हैं तो ये inertia overcome हो जाएगा एंड देन क्या है कि हम फ्लो में आ जाएंगे। जब हम फ्लो में आ जाएंगे विल स्टार्ट एंजॉइंग द प्रोसेस, एंड जब हम प्रोसेस एंजॉय करने लगेंगे सो डेफिनेटली वी आर वेरी क्लोजर टू अवर सिलेक्शन। All right, so this is what you have to do in answer writing. Now let's move forward in our strategy. So अब देखिए आपने जो भी कंटेंट अब तक रीड कर लिया है, ओके, तो यूपीएससी में देखिए जो भी चीजें आप रीड कर रहे हो उसको आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब ये परफॉर्मेंस जो है ये 2 तरीके से होगी, आप एमसीक्यूज एग्जाम में कितने सही करते हो और आप आंसर राइटिंग में कितना एक्सेल कर लेते हो। डेफिनेटली देखिए अगर आपका कंटेंट आपने अच्छा रीड कर लिया है, बहुत आपने नॉलेज जनरेट कर लिया अपने दिमाग में, तो आप दोनों पे 50 से 60% तो एक्सेल कर जाओगे। लेकिन ये स्किल और ये आर्ट इसको भी मास्टर करना पड़ेगा आपको यूपीएससी पूरी तरीके से क्लियर करने के लिए, ओके। सो दे विल रिक्वायर सेपरेट प्रैक्टिस और आपको ये टाइम देना पड़ेगा उसको, ऑलराइट। सो ये टाइम आपको देना पड़ेगा इस चीज के लिए। अगर आप इस बात को अच्छे से समझ गए हैं सो लेट्स मूव ऑन। अब देखिए हमने ये तो समझ लिया कि हमारा टास्क बेसिकली क्या है। अब देखिए टाइम कितना लगेगा। तो अगर आप इकोनॉमी
की प्रेपरेशन चालू करेंगे प्रेपरेशन चालू करेंगे तो 2 मंथ आपको इकोनॉमी पढ़ने में लग जाएंगे, 1 मंथ आई से कि पॉलिटी पढ़ लीजिए, 1 मंथ ज्योग्राफी एनवायरनमेंट हिस्ट्री के लिए 20 to 25 डेज दीजिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए 20 to 25 डेज दे सकते हैं, एंशियंट मिडीवियल को भी इतना ही टाइम दे सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स आपके रीडिंग में चले जाते हैं। ओके, ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स आपके रीडिंग में चले जाते हैं। बट देखिए अभी अगर आप मुझसे स्ट्रैटेजी पूछ रहे हैं तो 14 मंथ्स बचे हुए हैं। ओके, सो 7 मंथ्स आपके पास हैं अभी भी। ऑलराइट, ऑप्शनल के लिए देखिए, ऑप्शनल मैंने कहा आप विद इन 2 मंथ्स चालू कर दीजिए अपने प्रेपरेशन के। तो ऑप्शनल के लिए वेरिएबल अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। एंथ्रोपोलॉजी जैसे अगर आप ऑप्शन ले रहे हैं थोड़ा कम टाइम लगता है, पॉलिटिकल साइंस ले रहे हैं मॉडरेट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, हिस्ट्री या साइंस ऑप्शनल ले रहे हैं उसके लिए काफी ज्यादा टाइम लगता है। ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन। और जब ज्यादा टाइम की मैं बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ कि ये 2-3 मंथ्स में हो सकता है, तो इनके लिए 6-7 मंथ्स लग सकते हैं। आई डोंट मीन कि ऑप्शनल के लिए 2 साल लगेंगे। ओके, आई डोंट मीन दैट। ऑल राइट, ओके, देखिए एक चीज हम भूल गए थे, एंशियंट और मिडीवियल के बारे में बात करना। ओके, उसके लिए भी आप 1 मंथ दे सकते हैं। सो वो सब मिला करके आपके 8 मंथ्स बच जाएंगे, ऑप्शनल 8 मंथ्स बच जाएंगे आफ्टर रीडिंग ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रीलिम्स। ओके, एज वेल एज आपकी काफी सारी मेंस की प्रिपरेशन भी अलॉन्ग साइड हो चुकी होगी। ओके, सो अब देखिए इसके दूसरे एस्पेक्ट पे जाते हैं कि 5 मंथ आपके 8 मंथ चले गए कंटेंट को जनरेट करने के लिए। ओके, 5 मंथ्स आपको चाहिए रिवीजन के लिए, मेंस के बचे हुए टॉपिक्स को कवर करने के लिए, आंसर राइटिंग को करने के लिए, करंट अफेयर्स को मास्टर करने के लिए और एसे एंड एथिक्स के लिए। ओके, तो अब देखिए ये सारे टास्क कैसे करने हैं इसके बारे में बात करते हैं। सो अब देखिए एथिक्स के लिए क्या करिए, व्हेन यू हैव डन एवरीथिंग प्रीलिम्स से रिलेटेड या जो मेन टॉपिक्स है आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी एंड ऑल, तो एथिक्स पे जाइए। एथिक्स के लिए 1 मंथ दीजिए कॉन्सेप्ट्स को रीड करने के लिए। एथिक्स को आप 1 महीने दीजिए, उसके बाद डेली आंसर राइटिंग चालू करिए एथिक्स की। तो देखिए एथिक्स ना सिर्फ कॉन्सेप्ट रीड करने तक नहीं है, आप उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई कर पाते हैं आंसर राइटिंग करने के लिए उसके बारे में है। तो डेली आंसर राइटिंग चालू करिए एथिक्स की। एंड व्हेन आई एम सेइंग अबाउट डेली आंसर राइटिंग, आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट 3 hours paper daily. I am asking you to write just 1 or 2 answers daily. Okay, just write 1 or 2 answers daily. ये आपका टास्क होना चाहिए। साथ ही साथ आपको केस स्टडीज वगैरह पे भी ध्यान देना चाहिए। तो जैसे जैसे करके आप पहले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, फिर आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन कैसा होगा। तो जब आप ये एप्लीकेशन सीख जाएंगे देन यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर एथिक्स पेपर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसे स्ट्रैटेजी। सो देखिए आपकी 2 मंथ्स हो गए प्रिपरेशन के, आप थोड़ा फ्लो में आ गए हो, तो आप वीकेंड पे एक टास्क उठा सकते हो। वो क्या है, ऐसे टॉपिक्स उठाइए, उनके बारे में एक ऐसे टॉपिक उठाइए, उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्म करिए। ओके, सो लाइक अगर आपके पास 14 मंथ्स है प्रिपरेशन को, आप एक वीक हर हर एक वीक एक ऐसे करते हो। सो देखिए आपके कितने ऐसेज हो सकते हैं, आपके 56 ऐसे हो सकते हैं। ओके, 14 मंथ्स में। एंड देन बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस आप बहुत सारे ऐसे लिखेंगे। सो देन देखिए आप एस्से में कितना एक्सेल कर सकते हो। तो ये टास्क जरूर करिए। पहले 2 मंथ जब आप एस्से को पिकअप करते हो तो ब्रेनस्टॉर्म करिए एस्से को, उसके बाद एस्से राइटिंग चालू करिए। तो थॉट्स को कैसे पुट अप करना है इन 9-10 पेजेस, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। एंड देन slowly your essay will be polished. Okay, and slowly you will reach to UPSC level essay. So this is a very simple strategy. You can start this after 2 months of your preparation. Then also if you do this thing regularly at weekends, you will be able to write at least 50 plus essays. तो जब आप इतने essays लिख लेंगे, you will be very nicely prepared for this, and this will be very rewarding in your mains examination. Okay, so this is all the strategy for UPSC. um,
Okay, but the most important thing left here is the giant of current affairs. देखिए करंट अफेयर्स बहुत सारे लोगों के लिए स्कैरी चीज़ है, बिकॉज डेफिनेटली आपको इसमें काफ़ी सारा हार्ड वर्क लगता है। बट द थिंग इज कि करंट अफेयर्स जो है वो बेसिकली कंसिस्टेंसी के बारे में है। Okay, so if you are consistent with your current affairs, then you will definitely be able to do it very well. But अगर आप सोचें कि इसके लिए भी एक बनी हुई बुक मिल जाए and then you will be able to excel it, you won't be able to excel in that way. Okay, but yes, you will have sufficient amount of knowledge इफ यू डू बाई दीज मेथड्स ऑल्सो। सो देखिए कंसिस्टेंसी में एक्चुअली क्या है कि अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या टॉपिक है न्यूज़ में, ये आपको पता होगा। ओके ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। एंड देन अगर आप कोई भी करंट अफेयर्स मैगजीन रीड कर लेते हैं तो देखिए अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो अगर आप कोई करंट अफेयर्स मैगजीन रीड करने जाएंगे तो हार्डली 1 या 2 डे लगे उसके लिए। ओके हार्डली। बट अगर आप सिर्फ मैगजीन रीड कर रहे हैं तो दिस कैन एक्सटेंड टू 10 डेज। ओके सो अब देखिए, और देखिए उतना अच्छा आपको इंटरनलाइजेशन भी नहीं होगा करंट अफेयर्स का, उतनी अच्छी समझ भी नहीं डेवलप होएगी और क्लिक भी नहीं करेगा एग्जाम में उतनी जल्दी। ओके बट अगर आप डेली न्यूज़पेपर कर रहे हैं, मैगजीन से पढ़ रहे हैं, PT 365 से कर रहे हैं या डेली करंट अफेयर्स कर रहे हैं, थोड़ी अप्रोच डिफरेंट हो जाती है। ऑलराइट, बट अगर आप डेली कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं तो एक तो आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ती है, और रीडिंग स्पीड बढ़ती है आपकी तो वो आपको सीसैट में कॉम्प्रिहेंशन करने में बहुत काम आ जाएगी। ओके बिकॉज सीसैट में जो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं दे आर नथिंग बट दे आर जस्ट द टॉपिक्स विच आर अकरिंग इन योर करंट अफेयर्स, बस उसी की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो अगर आप सडनली कोई चीज रीड करते हैं तो देन यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट। बट इफ यू आर knowledgeable about a topic, then you know at least what it is talking about, so then definitely you are able to do comprehensions better. Okay, ये एक चीज है। सो करंट अफेयर्स को आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करिए। पहले कुछ महीने आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं बट एज द टाइम पासिस ये 40 मिनट्स तक रिड्यूस हो जाता है। ओके सो डेली न्यूज़पेपर रीडिंग से आपको सारे इश्यूज पता चल जाएंगे, आपकी मेंस की भी काफ़ी प्रेपरेशन हो जाती है जब आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं। बाय बिकॉज एस्से के लिए कंटेंट जनरेट हो जाता है, प्रीलिम्स मेंस के लिए कंटेंट जनरेट हो जाता है, प्रीलिम्स में तो काम आता ही है। सो आई वुड से कि कंसिस्टेंसी से करिए। अगर आपको ये न्यूज़पेपर रीडिंग का टास्क बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग लग रहा है तो आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करिए, बट जो भी करिए करंट अफेयर्स में वो कंसिस्टेंसी से करिए। आप ये मत सोचिए कि आई विल टेक दिस इन 10 days एंड आई विल फिनिश इट लाइक दैट। यू कैन डेफिनेटली फिनिश इन 10 days when you आर डूइंग दिस थिंग फॉर एटलीस्ट कंसिस्टेंसी से आप कर रहे हो इसको 4-5 मंथ्स के लिए, तो 10 डेज में अगर आप इसका रिविजन करने बैठते हो सो देन यू विल बी एबल टू डू इट वेरी nicely. Okay, so this is how you can do all these things. So I hope कि this strategy is useful to you, and there are many aspects of UPSC preparation जो अभी भी एड्रेस नहीं हो पाए हैं इस वीडियो में। सो इसको हम अलग अलग वीडियोस में एड्रेस करते रहेंगे टाइम टू टाइम। यू गाइज ऑल्सो कैन आस्क मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, आई कैन मेक वीडियोज on them. So thank you so much if you stayed till now, and we'll meet in the next video. All the best for your preparation. So if you like this video, please press the like button, share it to your friends and subscribe to my channel.